हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज है करंट अफेयर्स दिसंबर फर्स्ट वीक। केवल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये सेशन तैयार किया गया है और इस सेशन में हम ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ दिसंबर फर्स्ट वीक के ही क्वेश्चन हो। वो क्वेश्चंस होंगे जो मेंस एग्जाम में काफ़ी ज़रूरी होते हैं। मेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने वही क्वेश्चन पिक किए हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और आपके नॉलेज को भी बढ़ाएं, साथ ही साथ आपके नंबर को भी इंक्रीज करें, है ना। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ उन क्वेश्चन को आप देख करके फील कर पाओगे कि हाँ, यही क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन पहला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो और देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर जो भी बातें हो सकती हैं वो भी हम यहाँ पे कवर जरूर करेंगे। इस सेशन को आप एकदम रिलैक्स माइंड के साथ एक वेब सीरीज की तरह भी ले सकते हैं, है ना। अब काफ़ी आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आराम से बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन को देखो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। इसमें वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो नवंबर में हो, चाहे वो अक्टूबर में रहे हों, या जून में भी कोई क्वेश्चन ऐसा था जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्या होता है, मेंस में वो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार जो पिछले मंथ्स के थे। वो कैसे आ जाते हैं, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उनकी न्यूज़ क्या होती है, आने वाले मंथ में भी चल रही होती है, कहीं ना कहीं रिलेशन एक एस्टेब्लिश हो रहा होता है, जिस वजह से वो क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ब्रिक्स हुआ था, है ना। ब्रिक्स में जो भी मेंबर हैं, जैसे कि ब्रिक्स में कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन्होंने अपने एक्सपेंशन की बात की है कि ब्रिक्स में हम चलो मेंबर्स बढ़ा देते हैं, है ना। तो मैं बताता हूँ कि ब्रिक्स में कितने मेंबर बढ़ गए। वो बढ़ गए हैं 6 मेंबर, 6 कंट्रीज जुड़ गए हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन बताना है कि कौन सा मेंबर वो है जो नहीं है, इसमें नहीं जुड़ा है ना। तो पहले बताता हूँ कौन सा नहीं जुड़ा है। तो देखो, अर्जेंटीना जुड़ा है, ईरान भी है उसमें, इराक है क्या, इराक नहीं है, यूएई है, यूएई भी है, और इथोपिया भी है। देखो, 4 कंट्री तो ये हो गए, तो बचे दो। वो कौन से हैं, तो देखो एक और हो जाएगा सऊदी अरेबिया, राइट। एक हो गया सऊदी अरेबिया। एक और कौन सा रह गया, तो एक रह गया इजिप्ट। एक हमारा इजिप्ट भी रह गया। टोटल 6 कंट्री यहाँ पे जुड़े हुए हैं। वहां से ब्रिक्स हो गया। और ब्रिक्स के बारे में एक और चीज बता देता हूँ। ब्रिक्स का 15th जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, समिट जो हुई थी वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी, है ना। और इसके साथ 6 कंट्री हैं, ये तो पता ही होना चाहिए, राइट। अगली ब्रिक्स कहाँ पे मतलब अभी तो ये हो चुकी है। नेक्स्ट ब्रिक्स कहाँ पे होगी, नेक्स्ट ब्रिक्स कहाँ पे होगी, ये कमेंट करके जरूर बताना, है ना। नहीं बताओगे तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, राइट। क्योंकि आपको भी थोड़ा सा ट्राई करना है चीज़ों के लिए, थोड़ा सा आपको मॉडिफाई क्वेश्चन को करना है अपने तरीके से भी, क्योंकि अगली ब्रिक्स भी तो पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट कहाँ पे होगी, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 78th सेशन हुआ यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78th सेशन हुआ। उसमें कुछ डिसाइड किया गया है। और वो क्या डिसाइड किया गया था कि हमें 17th जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। कब तक करना है, ये टारगेट है 2030 का। इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है 77th जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है वो कौन था, वो पूछा गया है। तो देखो ऑप्शन में कसावा कुरुसी, अब्दुल साहिद थे, मारिया फर्नांडा, या मिरोस्लेव लास्के। क्या ये थे, तो कौन था। देखो राइट आंसर है कसावा कुरुसी, है ना। क्वेश्चन कैसे और पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि ये कहाँ के व्यक्ति हैं, ये भी तो पूछ सकते हैं। तो ये हंगरी के, राइट। ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही यूएन अगर आपसे पूछ ले यूएनजीए का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वो जिनेवा, जिनेवा नहीं, आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में देखने के लिए। न्यूयॉर्क में आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना, इसका हेडक्वार्टर। ये एस्टेब्लिश कहाँ हुआ था अगर आपसे पूछा जाए, 1945 में, ठीक है। इस प्रकार की अगर एक्स्ट्रा चीज़ें स्टैटिक जीके में पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, देखो 3 सबसे बड़े जो बैंक होते हैं, सबसे बड़े लोन देने वाले, लेंडर मतलब लोन देने वाले, उनको एक कैटेगरी में डाला। उस कैटेगरी का नाम भी होता है कुछ। एसबीआई क्लर्क में एक एग्जाम क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। एक बार क्वेश्चन देखिए, मैं भी अपेयर हुआ हूँ, तो वहाँ पे क्वेश्चन था इसमें डी सिप में एस का फुल फॉर्म पूछ लिया था। मतलब आप मतलब जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वो चीज़ें पूछ सकते हैं वो। तो यहाँ पे देख के रखा है कि 3 लार्जेस्ट डी सेप है। डी सेप की फुल फॉर्म क्या है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स,
इसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है, वो बैंक कौन सा नहीं है। जो 3 है तो एक ऐसा दे के रखा है जो नहीं है। देखो एसबीआई है क्या? बिल्कुल है। आईसीआईसीआई बैंक भी है, एचडीएफसी भी है। यस बैंक हमारा नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा, एसबीआई की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और, एसबीआई के चेयरमैन कौन है? संदीप जी यहाँ पे दिनेश कुमार खारा जी, दिनेश कुमार खारा, ये इसके चेयरमैन है ना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश कब हुआ था, फाउंड कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक की बात करें अगर, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ मिलेगा? मुंबई में, है ना। मुंबई में देखने को मिलेगा। और इसमें और क्या पूछ सकते हैं भाई? इसके आईसीआईसीआई के जो मैन एमडी सीईओ है वो कौन है? संदीप बख्शी, है ना, ये पूछ सकते हैं। ऐसे एचडीएफसी बैंक में कौन है? तो वो है शशिधर जगदीशन, है ना, ये है। अच्छा, एक और न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रही थी, वो क्या कि हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ कौन है? तो वो भी यही है, शशिधरन जगदीशन। लगभग इनको कितना मिला है? लगभग इनको 9.55 करोड़ रुपीस, इतने पैसे एक साल में मिल रहे थे, है ना, इसलिए ये हाईएस्ट पेड हो गए। राइट, तो अच्छे से क्वेश्चन समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया है? कुछ पोर्टल लॉन्च किया है ना। वो पोर्टल किस लिए है? वो इसलिए है जो हमारे सेल फोन मोबाइल वगैरह गुम हो जाते हैं या फिर चोरी हो जाते हैं, उसको हम कैसे पता करें, कैसे ट्रैक कर पाएँ। तो उसके लिए इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम बताना है। तो लॉस्ट फ़ोन नहीं है। संचार साथी, हाँ, ये हमारा राइट आंसर है। फ़ोन सेफ्टी भी नहीं है, ट्रैक डिवाइस भी नहीं है। तो ये वो पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है। किसके लिए? ताकि मदद मिल सके कि हमारा फ़ोन कोई भी चोरी हो गया है या फिर कहीं गुम हो जाता है तो उसको ट्रैक करने के लिए, है ना। इसके इस प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे, हम सारी डिटेल्स फ़िल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा मोबाइल कहाँ पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आईएफएफआई मतलब इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये एक मतलब बहुत कॉमन प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है ना? ये आर्ट के लिए है। आर्ट शो करो, फ़िल्म के बारे में बताओ, उसके लिए है ये प्लेटफ़ॉर्म। तो इसमें जो भी फेस्टिवल होते हैं वो कहाँ पे हुए? तो देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे हुए? तो गोवा में हुए, है ना, गोवा में हुआ। लेकिन पूछा है कि एडिशन कौन सा था, कौन सा एडिशन था इसका, वो पूछा है। तो इसका जो एडिशन था वो था 54th एडिशन। राइट आंसर क्या होगा? 54th एडिशन, है ना। तो यहाँ से तो यही क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो G20 का 18th एडिशन किसने होस्ट किया था? इंडिया ने किया था। लेकिन पूछा है कि G20 का मेंबर कौन सा नहीं है। G20 में देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ कितने मेंबर हैं। 19 इंडिविजुअल कंट्री हैं और एक है यूरोपियन यूनियन, है ना। एक ये तो है ही है, लेकिन जब मीटिंग हो गई तो एक और इसमें यूनियन ऐड हो गया। वो कौन सा था? अफ्रीकन यूनियन। अब ये यूरोपियन यूनियन क्यों ऐसा अलग से लिख रहा है? वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे देश आते हैं। ऐसे अफ्रीकन यूनियन में भी बहुत सारे छोटे छोटे देश आते हैं, इसलिए इनको अलग से लिखते हैं। राइट, तो 1920 और ये कितने हो जाएंगे टोटल? अब ये हमारा हो जाएगा G21। ठीक है। अब इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। देखो भारत है, ब्राज़ील, रशिया, कौन सा नहीं है? तो ईरान नहीं है G20 का मेंबर। राइट, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये वाला हमारा राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महारत्न स्टेटस पूछा जा रहा है ना। मतलब लास्ट में क्या पूछा है कि महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है, लेकिन कौन सी होती है उसके लिए भी देखो कंडीशन दे के रखी हुई है। महारत्न कंपनी के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखने की आवश्यकता है, ज़रूरी है, नेसेसरी है। वो कैसे? महारत्न कंपनी में सबसे पहले तो 3 साल तक, है ना, हर एक देखो तीनों कंडीशन में 3-3 साल कॉमन है। 3 साल तक क्या होना चाहिए? उस कंपनी का 5,000 करोड़ प्रॉफ़िट होना चाहिए, नेट प्रॉफ़िट, मतलब कि एक्चुअल में जो प्रॉफ़िट आप कमा लेते हैं, वो होना चाहिए। ऐसे ही आपकी जो टर्नओवर है, मतलब टोटल जो कमाई हो रही है, प्रॉफ़िट की बात नहीं चल रही, वो 25,000 करोड़ होना चाहिए 3 साल तक। ऐसे ही आपकी जो वैल्यू है, कंपनी की जो भी वैल्यू है, वो 15,000 करोड़ होना चाहिए। कहाँ तक? 3 साल तक होना चाहिए। अगर ये सब आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? महारत्न कंपनी कहलाएगी, है ना। महारत्न कंपनी हो जाएगी वो।
अब इससे अगर जो भी वैल्यू छोटी आ गई इन तीनों कंडीशन से, जो भी नीचे है, तो उसको हम बोल देंगे नवरत्न कंपनी, है ना। अब इसमें क्या बताना है, कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय इस्पात निगम। ये जो है ये एक नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी नहीं है। बाकी सब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी महारत्न कंपनी है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भी महारत्न कंपनी है। ऐसे ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये भी एक महारत्न कंपनी है ना। राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय इस्पात निगम। किस देश में किस देश ने फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया? किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के, है ना। लेकिन कहाँ पे हराया? सिडनी में हराया। देखो ये स्टेडियम का नाम लिखा है, स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ हुआ था, है ना। तो किसने जीता? तो इसको जीता स्पेन ने, है ना। स्पेन ने जीता। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसको हराया, तो इंग्लैंड को हराया। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे हुआ था, तो स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, सिडनी में हुआ था, है ना। क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट बन जाते हैं। 3 स्टेटमेंट बना देंगे, बताओ कौन सा सही है। तो अगर हमें एक्चुअल क्वेश्चन पता है तो स्टेटमेंट वैसे ही कैसे भी फ्रेम हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमने सीधे रखे हुए। एक प्रोग्राम है स्वीप प्रोग्राम, है ना। ये प्रोग्राम किसका है? तो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? वोटर की एजुकेशन और अवेयरनेस की, जागरूकता के लिए किया गया है। इसमें हमसे पूछा है स्वीप में एस की फुल फॉर्म बताओ। तो काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म वाले 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो स्वीप में एस की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? देखिए सोशल हो सकती है क्या? स्पेशल सिस्टमेटिक स्टैंडर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा सिस्टमेटिक। अब देखो इसमें स्वीप की मैं फुल फॉर्म बताता हूँ आपको। इसका तो हम देख चुके हैं सिस्टमेटिक, है ना। ये हो गया वोटर एजुकेशन, इलेक्टोरल, और इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिसिपेशन। तो हमारी स्विप की फुल फॉर्म आ गई सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये होती है स्विप की फुल फॉर्म। इसको किसने लॉन्च किया है ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लग रहा है ना कि हाँ बिल्कुल आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है? तो ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, मतलब आ चुका है एग्जाम में और ये आने के बहुत चांसेस हैं। तो ये किसने किया है? 2023 को यूनाइटेड नेशन ने किया है, राइट। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे यूनाइटेड नेशन का? तो वो न्यूयॉर्क में। अच्छा इसमें क्या चलता है? इसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं, इसको P5 भी बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखो एक तो यूके है, एक यूएस है, एक चाइना, एक रशिया, और एक और रह गया हमारा, तो वो हो गया फ्रांस। ये 5 परमानेंट मेंबर है ना। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसके 6 ही ऑफिस हैं, मतलब छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर भी हैं, 6 हैं वो टोटल, राइट। तो ये यहाँ से जरूर याद रखना। ऐसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वो जेनेवा में। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वो इटली में है। ऐसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जेनेवा में आपको देखने को मिलेगा हेडक्वार्टर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गोवर्धन, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लें तो यहीं से बता दोगे, है ना। क्वेश्चन को ऐसे ही फ्रेम किया। तो गोवर्धन की फुल फॉर्म क्या होती है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, जिसको हम बोलते हैं गोवर्धन। ये क्या करता है? ये कुछ नहीं करता, ये वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर देता है ना। खराब चीज़ों को अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट करने वाला है गोवर्धन। ये एक स्कीम है, किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो इसमें हमें बताना है कि ये गोवर्धन जो स्कीम है वो किसके अंतर्गत आती है, किसके अंडर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ना। कौन सी मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट कर रही है? तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री इसको कर रही है? गोवर्धन, मुझे बता सकते हैं? देखिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं कर रही है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नहीं कर रही है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है वही इसको रेगुलेट करती है गोवर्धन स्कीम को। अच्छा इसके मिनिस्टर कौन है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, है ना, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये इसके जल मिनिस्टर है हमारे। 3 ईरानियन वुमेन थी, है ना, जर्नलिस्ट थी ये। इनको क्या हुआ? इनको जेल हुई। जेल के बाद अब क्या हुआ? अब इनकी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा वाह वाह होने लगी, है ना। क्योंकि क्यों? इन्होंने प्रोटेस्ट किया था वर्के वर्के को लेके। तो इनको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से नवाजा गया है। आपको बताना ये प्राइज किसके नाम पे रखा हुआ है? तो इसका
मैरी क्यूरी होगा क्या? नहीं। नेल्सन मंडेला? नहीं। विंस्टन चर्चिल? नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गिलर्मो कानो के ऊपर से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज नाम रखा गया है ना। वही 3 ईरानियन वुमन को दिया हुआ है। राइट, आगे चलते हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये आई थी, ये किसकी? देखो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है ना, ये किसके लिए है? जो फर्नीचर वगैरह, जो क्राफ्ट्समैन वगैरह होते हैं उनके लिए है। राइट, आर्टिशन हुए, क्राफ्ट्समैन हुए, लोहार हुए, कटिंग वाले हुए, उनके लिए होती है। तो इसमें क्या होगा कि क्रेडिट सपोर्ट जो भी होगा वो 1 लाख तक ले सकता है व्यक्ति, लेकिन 2 लाख भी मिल सकते हैं, कम मिल सकते हैं। जब वो 1 लाख को वापस कर देगा, रीपे कर दे मतलब चुका देगा, उसके बाद वो 2 लाख भी ले सकता है। इसमें इंटरेस्ट रेट पूछा है कितना लग रहा है, तो इंटरेस्ट रेट जो लग रहा है वो 5% लग रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव किया है पीएम ई बस सेवा को। ये किस लिए किया है? देखो इलेक्ट्रॉनिक ई बस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस है ना, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये। किस लिए कर रहे हैं कि ताकि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आना जाना हो रहा है बसेस का, वो ज़्यादा हो सके, जिससे जो भी कस्टमर्स हों, जो भी यात्री हों, पैसेंजर्स हों, वो ईजिली ट्रेवल कर सकें, है ना। तो लगभग 10,000 बस ये जोड़ना चाहते हैं, लेकिन पीपीपी मॉडल पे। पीपीपी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है ये, है ना। इसका मतलब इसमें गवर्नमेंट भी होगी, कोई पार्टनर मतलब प्राइवेट व्यक्ति भी होगा, बिजनेसमैन जो भी हो सकता है। तो ये किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? सबसे पहले तो ये, तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं कि इसको जो लॉन्च किया है, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड अगर जो टिक करके आएगा वो गलत हो जाएगा। इसको जो लॉन्च किया है ना, वो इसने किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। इसका राइट आंसर हुआ ये ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही कितना कितना डाला है वो बताना है। तो देखो लगभग टोटल 57,600 करोड़ इसमें डाला गया है पैसा। इसमें गवर्नमेंट का कितना है? तो गवर्नमेंट का है लगभग 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ रुपए इसमें लगे हुए हैं, है ना। अच्छा ये कितने साल के लिए है? तो ये 10 साल के लिए चलेगी ये इसकी, है ना। इतना भी पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने देखो कुछ आधारशिला रखी है, किसकी? लिटिल इंडिया की रखी है, एक गेट पे है। तो इसको कहाँ बनाया गया है? देखो हैरिस पार्क में इसको बनाया गया है, लेकिन ये आता कहाँ पे? ये कहाँ पे है? किस सिटी में लोकेटेड, ये हमें बताना है। तो ये जो है ये सिडनी में लोकेटेड है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ पड़ता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा। कहाँ करेंसी चलती है? डॉलर चलती है। राइट, और ये इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? अल्बनीज, है ना। अल्बनीज इसके प्राइम मिनिस्टर है। इतना क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है एक, उसका नाम क्या है? एरावत। इसको रैंक मिली है, कितनी मिली है? 75th रैंक मिली है दुनिया में, मतलब 75वें नंबर पे आता है एरावत। एक एआई सुपर कंप्यूटर है। तो कहाँ पे मिली है? जर्मनी में इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे मिली हुई है। तो इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो इसको इंस्टॉल किया है सी डेक पुणे में। राइट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी डेक पुणे। अच्छा सी डेक की भी कुछ होती है ना फुल फॉर्म जैसा होता है, तो वो क्या होता है? वो होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे। यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया, यहाँ पे इसको रखा गया, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। एसबीआई कार्ड की बात हो रही है, और पेमेंट सर्विस लिमिटेड, मतलब एसबीआई कार्ड। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा, वहाँ पे पड़ता है। इसने क्या किया? कोलैबोरेशन किया, मतलब पार्टनरशिप की है, किसके साथ? रिलायंस रिटेल लिमिटेड के साथ की है। इसने क्या किया है? एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? रिलायंस एसबीआई कार्ड। इसे कस्टमर की वही सीधा सेवा देने के लिए आपस में पार्टनरशिप कर लिया दोनों ने। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछा है एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विस का चेयरमैन कौन है? कौन चेयरमैन है इसका, है ना। तो चेयरमैन देखिए डीएन घोष हैं क्या? नहीं है। अभिजीत चक्रवर्ती हैं क्या? दिनेश कुमार खारा हैं क्या? नहीं है। देखो ये तो एसबीआई के चेयरमैन है, एसबीआई कार्ड की बात हो रही है, तो वो कौन होगा? अभिजीत चक्रवर्ती हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडसइंड की बैंक की बात हो रही है, इंडसइंड बैंक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी देखो पार्टनरशिप की है, लेकिन किस कंपनी के साथ की है? तो देखो राइट आंसर होगा बाय अमेरिकास कॉरपोरेशन के साथ की है ना।
अच्छा, और किस लिए की है, ये क्या करना चाहते हैं, देखो ट्रेड जो फाइनेंस होता है ना, मतलब ट्रेड फाइनेंस नहीं, मतलब कि एक तरीके से रेमिटेंस जो होता है, जो पैसा एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, अगर कोई हमारा व्यक्ति वहाँ दूसरी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, वो पैसा पहुँचाना चाह रहा है ना, उसको रेमिटेंस से बोल रहे हैं। तो नॉन रेसिडेंट इंडियंस एनआरआई के लिए, जो यूएस में रह रहे हैं, उनके लिए एक डिजिटल सर्विस देने के लिए उन्होंने यहाँ से पार्टनर क्या किया है, कोलेब्रेशन किया है, पार्टनरशिप की है। तो किससे की है, बाय अमेरिकाज कॉरपोरेशन के साथ की है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, एक और चीज़ है कि इंडसइंड बैंक का मैं अगर पूछूं कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, मुंबई में। और क्या पूछ सकते हैं, अच्छा इसके जो एमडी सीईओ है वो कौन है, वो है सुमंत काठपालिया, सुमंत काठपालिया, है ना, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एचएसबीसी बैंक मतलब हांगकांग संघाई, है ना, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये एक बैंक है। ये कौन सी पहली फॉरेन बैंक बन गई है ये, है ना, फर्स्ट फॉरेन बैंक बन गई है। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इंट्रोड्यूस की है, किसके लिए, ट्रेड फाइनेंस को डिजिटाइज करने के लिए। लेकिन किस कंपनी के साथ की है, तो देखो ऑप्शन, एनपीसीआई, अमेजन पे, गूगल पे, एनईएसएल, है ना, किसके साथ की है, तो इसने की है एनईएसएल के साथ, इसके साथ की है इसने। लेकिन एक और चीज़ इसमें, अब किस लिए की है कि क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, मतलब कि बैंक गारंटी जो हम अभी फिजिकल फॉर्म में देते हैं, जो भी बैंक देते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक गारंटी हो जाएगी। वो किस लिए हो जाएगी, जो भी ट्रेड होता है, जो भी व्यापार होता है फाइनेंस को लेकर के, उसको थोड़ा पारदर्शिता आ जाए, उसमें डिजिटाइजेशन हो जाए, है ना, इसलिए ये पहला बैंक बन गया है। कौन सा, एचएसबीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पता रखना। ये क्या होता है, नेशनल है ना, सर्विसेज लिमिटेड, स्किल स्किल लिमिटेड। ये एनईएसएल का फुल फॉर्म एक बार जरूर देख लेना, राइट। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस बन गई है, लेकिन प्राइवेट बनी है ना, देश में। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछा, देखो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं। क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि यहाँ पे करंट चेयरपर्सन कौन है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का, ये हमसे पूछा है। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त चंद, ये इसका राइट आंसर होगा। इनने अच्छा प्राइवेट किस लिए बन गए, ये पहली पहली ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कैसे बन गई देश में। इनको लाइसेंस मिल गया, इनको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस मिला है, किस में मिला है, गिफ्ट सिटी में मिला है। किसका रजिस्ट्रेशन मिला है, वो मिला है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर का रजिस्ट्रेशन मिला है, जहाँ पे ये क्या करेंगे, ये एक्सचेंज कर पाएंगे, फाइनेंस वगैरह रिलेटेड सर्विस हैं उसको कैटर कर पाएंगे, है ना, उसको ईजिली ये क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, एक तरीके से मनी की ही बात हो रही है, पैसे का लेन देन। इसलिए इनको वहाँ पे एक तरीके से शॉप खोल लेंगे, अपनी कंपनी खोल लेंगे, राइट। गिफ्ट सिटी में फुल फॉर्म क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ये कहाँ पड़ती है, गुजरात में पड़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये और ज़रूरी क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई में कौन बना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, कौन बना है। देखो सुमन बेरी, नहीं ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं बने हैं। कौन बना है, अजय कुमार बने हैं क्या, या फिर ये वाले व्यक्ति, देखो ये दो और ऑप्शन है, ऐसा मत सोचना कि ये एक ही पूरा एक ही नाम है, ये दो और ऑप्शन है। दिनेश दास बने हुए हैं, मनोरंजन मिश्रा बने हुए हैं, कौन बना हुआ है, तो राइट आंसर यही होगा, अजय कुमार, है ना। ये कौन बने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, किसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बने हुए हैं। आरबीआई का और क्या हो सकता है, देखो आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। 25th गवर्नर कौन है, तो वो हैं श्री शक्तिकांत दास जी, है ना, शक्तिकांत दास, ये इसके 25th गवर्नर है, राइट। पहले हेडक्वार्टर कहाँ था, पहले कोलकाता में था, बाद में क्या हुआ, ट्रांसफर होके मुंबई आ गया। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, सबसे पहले ये बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इन्होंने पार्टनरशिप की है, अब जिसके साथ भी की है, तो किस लिए की है, ये चाहते हैं लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी चाहते हैं, कहाँ पे, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में चाहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी, इसका मतलब होता है, अभी देखिए क्या होता है कि जैसे किसी
सर्विस दे रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बोल चाल में जो यूज़ करते हैं वर्ड्स, हमने बॉयज़ बोल दिया, हमने मैन बोल दिया, वुमेन बोल दिया, तो कहीं न कहीं इन शब्दों का यूज़ करके पार्शियलिटी आती है, एक प्रेजुडिस क्रिएट, भेदभाव की भावना कहीं न कहीं जाती है सोसाइटी में हमारे। तो ये चाहते हैं कि लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी हो, मतलब कि उस भाषा का यूज़ हो, उन वर्ड्स का यूज़ हो, जैसे कि इन सब के लिए ना बोल के ऐसा बोल सकते हैं कि टीममेट बोल दिया, है ना? टीममेट वर्ड यूज़ कर लिया, अगर वुमेन और मैन का यूज़ नहीं कर रहे तो। तो ऐसे शब्दों का यूज़ कर लेना, ऐसे इनोवेशन लेके आना, जिससे पार्शियलिटी भी ना हो, प्रेजुडिशियल चीज़ें भी ना हो, भेदभाव वाले जैसे कोई मैसेज भी ना जाए, है ना? तो वो चाहते हैं ये। तो इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप की है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ की है? नहीं की है। इन्होंने की है डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीज़न के साथ। देखो, भाषा से ही पता चल रहा है, लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं, है ना? तो राइट आंसर क्या हुआ? डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीज़न। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में देखो क्या हुआ है, बुलेट रीपेमेंट स्कीम आई है ना? ये किस लिए आई है? गोल्ड लोन की जो भी लिमिट होगी उसको डबल कर देंगे। तो उसको डबल करने के लिए क्या करेंगे? देखो अभी कितना मिल रहा है? अभी 2 लाख मिलते हैं, 2 लाख तक लोन ले सकते हैं। लेकिन हो क्या गया? अब ले पाएंगे 4 लाख, डबल कर दिया, इसका डबल कर दो, 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं, है ना? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए आई है बुलेट रिपेमेंट स्कीम। तो गोल्ड कितने तक का ले सकते हैं लोन हम? 4 लाख तक का ले सकते हैं। अच्छा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए कुछ और बातें हो सकती हैं क्या? बिल्कुल हो सकती हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कब आया था? तो ये आया था 1976 में। एक कमेटी बनी हुई थी, उसका नाम, कमेटी का नाम था माधव दास कमेटी, राइट? माधव दास कमेटी 1976 में आई थी। और अभी एक और चीज हुई थी, वो क्या हुआ था? एन एस विश्वनाथन कमेटी ने कहा, क्या कहा कि इसको 4 टीयर में बांट दो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 4 टीयर में बांट दो। तो ऐसे कुछ बांट दो, तो मैं 4 टीयर में बांट देता हूँ, 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4, 4 टीयर में बांट दो। ऐसा क्यों करो? इससे पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू जैसी होगी उस हिसाब से उस टीयर में उसे रखा जाएगा। तो 4 टीयर में बांट दिया गया ऐसे। पहले टीयर में कौन आया? जिसके 100 करोड़ से कम, जिसके पास पैसे थे, है ना? वो आ गए। अगर आपके पास 100 करोड़ हैं तो आप जाओ अपना बैंक ओपन कर सकते हो। ऐसे ही 100 करोड़ से ज़्यादा हो, लेकिन कैसा हो? 1,000 करोड़ से कम हो, 1,000 करोड़ से कम हो तो आप टीयर 2 में आ गए। ऐसे 1,000 करोड़ से ज़्यादा हो, और कैसे हो? 10,000 करोड़ से कम हो तो आप इस किस में आ गए? आप टीयर 3 में आ गए। ऐसे ही टीयर 4 में 10,000 करोड़ से अगर आपका ज़्यादा है, वर्थ जो है, वैल्यू है, तो आप टीयर 4 में आ जाते हैं। ऐसे ही एक होता है CRAR, मतलब कैश, ये क्या होता है? कैश एडिक्वेसी रेशियो। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है ताकि बैंक कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। तो वो क्या था? देखो, टीयर 1 के लिए कितना था? 9%। और बाकी के जो रिमेनिंग थे इनके लिए था 12%। इन सब के लिए 12-12% था। ऐसे ही लोन कितना दें? अच्छा, टीयर 1 वाला कितना लोन दे सकता है घर के लिए? तो वो 60 लाख रुपए दे सकता है। बाकी के जो 3 बचे वो कितना दे सकते हैं? वो दे सकते हैं 1.4 करोड़। इतना लोन दे सकते हैं, राइट? इतनी चीज़ क्लियर है? अब इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा था? किसने अनाउंस किया है? तो देखो, आरबीआई ने अनाउंस किया है, क्योंकि आरबीआई रेगुलेट करता है, तो आरबीआई के गवर्नर जो भी हैं उन्होंने इसको अनाउंस किया है, राइट? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। तो नव ई कैश एक कंपनी है, एक कार्ड कंपनी है। इसने क्या किया है? इसने किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है पेमेंट करने के लिए? तो इसने किया है डुअल चिप कार्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी चल रही है, मतलब ड्यूअल कार्ड चिप टेक्नोलॉजी चल रही है। उसमें क्या होगा? ड्यूअल मतलब 2 होता है, तो एक तो ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, एक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, है ना? 2 प्रकार से कर सकते हैं। इसने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। सिंपल क्वेश्चन है, राइट? नियर फील्ड में क्या होता है? अच्छा, देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, मतलब डेबिट कार्ड है, आप लेकर के जाओगे। अगर आपके इस कार्ड में ये टेक्नोलॉजी है पहले से, तो क्या होगा? आप जैसे ही पॉज मशीन के आसपास जाओगे, है ना, ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको ना तो यूपीआई डालना पड़ेगा, ना कोई सा पिन डालना पड़ेगा, डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है। ठीक है? कितना सहायता या असिस्टेंस मिला है? किसने दिया है? भारत ने दिया है। किसको? तंजानिया को। तंजानिया को किस लिए दिया है? वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए दिया है। तो कितना दिया है? $1 बिलियन दिया है ना? क्यों दिया है? क्योंकि वाटर प्रोजेक्ट्स हमें अच्छे करना है उन्हें, तंजानिया वालों को। तो तंजानिया का क्या पूछ सकते हैं? तंजानिया में देखो, कैपिटल क्या है? डोडोमा,
ऐसे लिखो डो डो मा, दो दो माँ तो ये इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? तंजानियन शिलिंग, ये इसकी करेंसी है, राइट। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। कौन सा एडिशन था, कौन सी एक्सरसाइज का? संप्रीति, ये किसके बीच में होती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है सबसे पहले तो, है ना। क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकते हैं कि भारत और किस देश के बीच में संप्रीति हुई, तो बांग्लादेश के बीच में हुई। या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई, तो वो संप्रीति थी, वो हुई। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे हुई, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है कहाँ पे हुई, तो वो उमरोई में हुई। उमरोई कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। तो इसका एडिशन कौन सा था? इसका एडिशन जो भी था वो था 11th एडिशन, है ना। इसको एक बार जरूर चेक जरूर कर लेना, है ना। मुझे जहाँ तक याद है 11th था, तो 12th इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो इसको चेक जरूर कर लेना एक बार, है ना। अगर जो भी होगा 12th होगा तो कमेंट सेक्शन में मैं लिख दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अच्छा, बांग्लादेश का और क्या चीज़ पता होनी चाहिए? तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या चलती है? टाका, राइट। ऐसे ही इसमें और क्या है? शेख हसीना, मैंने यहाँ की, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। अब क्या आ गया देखो, 16th एडिशन था भारत की एक रैंक का पूछ रहे हैं ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है, जिसमें 16th एडिशन आया। लेकिन किसका आया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो 16वां एडिशन में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी 40th, यहाँ 40वीं रैंक थी, राइट। तो ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये आ जाते हैं एक नंबर के। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? मॉस्पी के द्वारा रिलीज किया गया। मॉस्पी का मतलब क्या? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना। इसके द्वारा लाया गया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अच्छा, ये आया कब था? ये आया था, देखो ये कोई ऐसा नहीं है बहुत पुराना है। तो ये बुलेटिन जो आना स्टार्ट हुई PLFS की, वो 2018 से स्टार्ट हुई, है ना। तो इसमें पूछा क्या है, अप्रैल जून क्वार्टर में जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी भारत की, वो कितनी थी? तो देखो, अप्रैल जून क्वार्टर लिखा है, तो कई लोगों को क्वार्टर का पता ही नहीं है। देखो, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं, देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक क्वार्टर हो गया। टोटल 12 महीने हैं, तो एक एक क्वार्टर में 3 महीने आ गए, 3 से भाग दो तो टोटल 4 क्वार्टर हो गए। ऐसे ही फिर आता है अप्रैल, मई और जून, दूसरा क्वार्टर। ऐसे ही तीसरा आता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये थर्ड क्वार्टर होता है। ऐसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये फोर्थ हो गया। यहाँ कौन सा है? अप्रैल जून, ये कहाँ पे है? ये दूसरे क्वार्टर की बात। अगर क्वेश्चन में ऐसा ना लिखा हो, ऐसा लिख दिया हो सेकंड क्वार्टर में क्या था, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। वो इसी की बात कर रहा है, अप्रैल जून की बात कर रहा है। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी थी? वो थी 6.6%, राइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? 6.6%। किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया? सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो रही है, टोटल कितने हैं? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है ना। उसमें से भी एक ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया चेक के फॉर्म में। वो कितना दिया? 5,740 करोड़, 5,740 करोड़। किसको दिया? फाइनेंस मिनिस्टर को देंगे, ऑब्वियस सी बात है, निर्मला सीतारमन को सौंप दिया। किस फाइनेंशियल ईयर के लिए सौंपा? 2022-23 की। कितना सौंपा? 5,740 करोड़। किस बैंक ने सौंपा? तो वो था, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनने सौंपा, क्यों? क्योंकि यही बड़ा बैंक है, यही तो सौंपेगा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट। इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा जी, अभी बताया था, है ना। 1 जुलाई 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, कहाँ कहाँ से बना था? 3 प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंशियल, ये प्रेसिडेंसी वो बैंक थे, 3 को मर्ज किया गया, तब जाके एक बना इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक को आगे चल के 1 जुलाई 1955 में बोल दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक का नाम बताना है, उसने क्या किया है? 4 प्रकार के अकाउंट लेकर के आया है ना। अलग अलग प्रकार के अकाउंट खोले हैं उसने, बनाए हैं नए नए वाले। तो वो किसके लिए बनाए हैं भाई? सीधी सी बात है, कस्टमर के लिए, पॉपुलेशन के लिए, है ना। हर प्रकार की पॉपुलेशन के लिए बनाए, जिनमें से 2 अकाउंट के नाम दे के रखे हैं। वो कौन से? उन्नति और समृद्धि। ये 2 वो अकाउंट हैं, वो किसके लिए हैं? स्पेशली फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए, राइट। तो ये बैंक का नाम बताइए, कौन से बैंक ने किया है ऐसा? तो ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लेके आया है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? मुंबई में मिलेगा।
राइट। और अच्छा, इसके एमडी सीईओ कौन है? तो वो कौन है? वो है ए मनी मैकले। एमडी एंड सीईओ जो है मैन ए मनी मैकले, राइट। अच्छे से क्लियर है आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बैंक है जिसको बेस्ट बैंक माना गया है? किस चीज़ में माना गया है? भाई एनपीए सबसे कम दिखाया है उसने, मतलब बैड लोन को मैनेज कर लिया है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं वो भी नेट की बात चल रही है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसमें इसने सबसे कम किया है। मतलब ये मान लो कि अगर मान लो ऐसे मान लो 100 रुपये था नेट मतलब एनपीए, तो इसका एनपीए रहा होगा 1 रुपया, ऐसा कुछ रहा होगा। मतलब सबसे कम बताया है। तो वो कौन सा बैंक है? परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तो वो आएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर परसेंटेज ना दिया होता, रुपए के फॉर्म में होता, तो हो जाता है एसबीआई। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक है, राइट। और वैसे प्राइवेट में अभी सबसे बड़ा भारत में कौन सा बड़ा बैंक है? तो वो है एच डी एफ सी। अगर विश्व में पूछा जाए तो ये 4th नंबर का बैंक है। विश्व में 4th नंबर का, क्यों? क्योंकि ये मर्ज हो चुका है, मर्ज होकर बहुत बड़ा बैंक बन गया, राइट। तो देखो 25% क्या था, ये 0.25% था, परसेंट हटाओ तो नीचे क्या हो गया? 100। और एक 100% का तो 100 रहेगा ही, मतलब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 एक और आएगा। 25 से काटो इसको 4, मतलब 1/400। इसका मतलब 400 रुपये अगर एनपीए है तो उसमें से 1 रुपया सिर्फ इसका है, बस 1 रुपया एनपीए मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं, है ना? ऐसे समझो। इसलिए इसलिए ये इसने बहुत बेटर काम किया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है, देखो बहुत जो खास क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डाले हैं, जो एग्जाम रेलेवेंट है, जो देखने को मिलेंगे। एसबीआई क्लर्क मेंस अभी तो वही है, उसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इसी टाइप के मिलेंगे। कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको परमिशन मिल गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से? कैसी परमिशन मिली है? फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है, मतलब कि फॉरेन में जो भी करेंसी हो चाहे सर्विसेज हो उनको एक्सचेंज करने के लिए एक ब्रोकर का लाइसेंस मिल गया है ना, बीच में एक मीडिएटर का काम करने का उसे लाइसेंस मिल गया, ऑथराइज डीलर का लाइसेंस मिल गया। तो कौन सा बैंक है? वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में, है ना? जयपुर में इसका है। फॉरेन एक्सचेंज की बात चल रही है, तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है? फैमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कब आया था? ये 1999 में आया था। इसका मतलब इसको जो लाइसेंस दिया गया है वो इसी कैटेगरी में दिया गया है। और ये किस में आएगा? ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 में आएगा, है ना? ये भी पूछ सकते हैं। सेक्शन कौन सा है? अगर सेक्शन पूछ लें तो सेक्शन 10 है, 10वें सेक्शन में दिया गया है इसे लाइसेंस, राइट। इतना क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। किस बैंक ने देखो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, स्मार्ट साथी, ये लॉन्च किया है ना? ये पूछा किस बैंक ने किया है। इससे क्या होगा? ये क्या करेंगे भाई? सर्विस प्रोवाइड करेंगे ताकि आखिरी कस्टमर तक सर्विस पहुंच सके, है ना? गांव गांव के एंड एंड पॉइंट तक जा सके। और एक तरीके से वो क्या कह रहे हैं कि भारत देश का डेवलपमेंट विकास में हम सहयोग कर सकें। ये तो बातें ही होती हैं। चलो, तो ये कौन सा बैंक है? स्मार्ट साथी किसने लॉन्च किया? तो स्मार्ट साथी किया है एच डी एफ सी बैंक ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी बताया था ये एच डी एफ सी, है ना? शशिधरन जगदीशन, एम डी सी ओ, 10.55 करोड़, सबसे ज़्यादा मतलब पैसे कमाने वाला बैंकिंग सेक्टर में सीईओ, एमडी सीईओ, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, है ना? ये भी आईसीआईसीआई बैंक का मैं बता ही चुका हूँ, राइट। डीसीबी बैंक प्राइवेट, मतलब ये सब तो प्राइवेट बैंक में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पेमेंट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप कर ली है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। किस लिए की है? फेस ऑथेंटिकेशन, मतलब कि फेस के द्वारा उसकी पहचान की जाएगी। कब की जाएगी भाई? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का जब भी यूज़ होगा, है ना, तब फेस ऑथेंटिकेशन का यूज़ किया जाएगा। तो किस पेमेंट बैंक ने की है? तो वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक, इसकी बात हो रही है। अच्छा, एयरटेल पेमेंट बैंक की बात हो रही है, तो ये पहला बैंक था 2017 में, जो सबसे पहला बैंक आया था, पेमेंट बैंक आया था, वो एयरटेल पेमेंट बैंक था, राइट। एयरटेल पेमेंट बैंक ही था वो। और अच्छा, पेमेंट बैंक किसकी रिकमेंडेशन पे आए थे? तो वो थी नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी इसके रिकमेंडेशन पे आए हुए थे, राइट। पहला मैंने बता ही दिया आपको। चलो, एनपीसीआई कब आया था? 2008 में आया था, है ना? अच्छा, किसके द्वारा आया था? तो ये आरबीआई ने इनिशिएट किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, ये भी पता होना चाहिए,
राइट। और अच्छा, NPCI के कौन है MDCU? तो वो है दिलीप आसवे, दिलीप आसवे, है ना। सब क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रभा एक वेब बेस्ड पोर्टल है, प्रभा। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, बिल्कुल आ जाता है एग्जाम में। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ये प्रभा की फुल फॉर्म है। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है भाई? इसको किसने किया है? इसने RBI ने किया है ना, नाबार्ड ने नहीं किया है, सिडबी ने नहीं किया है, सेबी ने नहीं किया है। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, राइट। RBI की शक्तिकांत दास जी है ना, हेडक्वार्टर मुंबई, 1 अप्रैल 1935 में ये बना हुआ था। तो यहाँ पे इनने इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, ये किस लिए है? देखो, ये इसलिए है, मान लो किसी को भी बैंक खोलना है, किसी को भी कुछ बिजनेस ओपन करना है, तो वो क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा RBI में जाके, तो वो एप्लीकेशन इस प्लेटफॉर्म पे दे सकता है वो, और यहाँ से वो ईजिली अप्रूवल मिल सकती है उसे, है ना, इसलिए ये प्लेटफॉर्म है, राइट। अच्छा, किस बैंक ने एक इंटर ऑपरेबल कार्डलेस फैसिलिटी ओपन की है ना? इससे होगा क्या? तो सबसे पहले समझो ये है क्या। ये है क्या इंटर ऑपरेबल? ये एक्चुअल क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए, आपको क्या करोगे, कहीं आप इंफॉर्मेशन अंदर डालते हो, है ना, इंफॉर्मेशन कहीं जाके ATM में आप जाके इंफॉर्मेशन फीड करोगे, तो वो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन पर अंदर जाएगी। अब अंदर जाके वो एक्सेप्ट भी तो करे कि आप क्या करना है। तो इसी को बोलते हैं हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन को इंटर ऑपरेबल बोलते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, आदान प्रदान, और उसका उपयोग, उसी को इंटर ऑपरेबल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा बैंक है, उसने फैसिलिटी दे दी है, कौन सी वाली, कि आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं डालोगे, डायरेक्ट UPI ID डालो, सीधी UPI ID डालो, और आपको पैसे मिल जाएंगे ATM से, है ना, आपको कार्ड ऐसे इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये किसने फैसिलिटी दी हुई है? तो ये दी है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ने, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। ये लेके आया है, राइट। ये पता होना चाहिए आपको, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना। कमेंट सेक्शन में अच्छा इसका मुझे हेडक्वार्टर जरूर बताना, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, और MD CEO भी बताना, कौन इसके MD CEO है ना, तो और अच्छा लगेगा मुझे। किस बैंक ने अनाउंस किया है मेटावर्स? एक वर्चुअल ब्रांच अनाउंस कर दी है ना। उसमें क्या होगा, वही कस्टमर्स का एक्सपीरियंस और अनुभव बढ़ाने के लिए, है ना, उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट बेचने के लिए, लोन्स हुआ, डिजिटल प्रोडक्ट हुए, बैंक डिपॉजिट्स वगैरह हुए, ऐसी सर्विस देने के लिए, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप, किसी पे भी। तो कौन सा वो बैंक है? बता सकते हैं आप कौन सा बैंक है? तो वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसा किया है, मेटावर्स लेके आया है, वर्चुअल ब्रांच लेके आया है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, अगर पूछूं तो ये है न्यू दिल्ली में, है ना, मुंबई मत लगा लेना, इसका है न्यू दिल्ली। ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO कौन है? तो वो हैं अतुल कुमार, अतुल कुमार गोयल, इसके MD CEO हैं, राइट। अच्छे से कर लेना, इतना सब आपको अच्छे से क्लियर है? मैं मान के चल रहा हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लग रहा है, ताकि मैं आगे लेकर के आ सकूँ। तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम रेलेवेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर बात करूँ SBI क्लर्क का मेंस आने वाला है, तो इसमें तो देखो वही क्वेश्चन आएंगे, बैंकिंग ज़्यादा पूछेगा, इसलिए मैंने बैंकिंग बहुत ज़्यादा रखी हुई है। और बैंकिंग में कुछ टर्म्स होती हैं, इसलिए उनको भी क्लियर करने की कोशिश की हुई है, राइट। आगे भी देखो ऐसे ही सेशन लेके आऊँगा, अगर इसको रिस्पॉन्स ठीक मिलेगा तो ज़रूर मैं नेक्स्ट सेशन भी लेके आऊँगा। इस लेक्चर की PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो PDF मिलेगी आपको, इस QR कोड को स्कैन करना, टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे, है ना, वहाँ पे PDF मैं डाल दूँगा। और इसके अलावा क्या, कि यूट्यूब पे जा कर के @कैपिटल लेटर में एग्ज़ाम सीट लिख देना, एग्ज़ाम सीट लिख देना। तो यहाँ पे नीचे चैनल, अपना अपना चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब जैसे ही करोगे आप, तो नीचे एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उस प्लेलिस्ट में मैं आपको ये लेक्चर डाल दूँगा, है ना, और आने वाले और भी लेक्चर होंगे वो वहीं ऐड कर देंगे। ऐसे ही देखिए, मेन सब्जेक्ट जो होता है ना, क्वांट सेक्शन, मेरा जो पढ़ाने का है जो मेन सब्जेक्ट, वो क्वांट सेक्शन भी है ना। क्वांट में ज़्यादा पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे अरिथमेटिक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ्स के मतलब सारे लेक्चर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, अरिथमेटिक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे। उसको आप जरूर देख के जाना, आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। ऐसे ही अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।